हेलो एवरीवन, दिस इज़ रवि झा। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि आपके बिहार पीसीएसजे के एग्ज़ाम को अब ऑलमोस्ट 1 महीना भी नहीं बच रहा है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अब आपके पास समय बहुत कम भी नहीं है तो बहुत ज़्यादा भी नहीं है, और ये वक्त आपके लिए पर्याप्त है कि जहाँ पर ओवरऑल आप अपने 18 के 18 सब्जेक्ट को एक बार गो थ्रू कर सकें या उसका क्विक रिवीजन कर सकें। इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए टारगेट फॉर आईक्यू पे पिछले 29 अप्रैल से एक बैच आपका चल रहा है, जो बैच है आपका बिहार पीसीएसजे रैपिड क्विक रिवीजन के नाम से, जहां पर हर वो सब्जेक्ट जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है उसके बारे में चर्चा की जा रही है, उसके महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में भी चर्चा की जा रही है, और वो कौन कौन से महत्वपूर्ण मैगजिम्स हैं, केस लॉज हैं, इलस्ट्रेशंस हैं या कॉन्सेप्ट है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, उसको लेकर भी चर्चा की जा रही है। तो अगर आप उस बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो आप टारगेट फॉर आईक्यू के ऑफिशियल नंबर 7500110314 पे कॉल या मैसेज करके आप एनरोल करवा सकते हैं, और वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। अब आज की क्लास की परिचर्चा को शुरू करते हुए मैं रवि झा आज की क्लास में आपके साथ स्पेसिफिक रिलीफ फैक्ट के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ को लेकर चर्चा करूंगा। आमतौर पे ये वो एमसीक्यूज़ हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक महत्वपूर्ण भूमिका में आ सकते हैं। हालांकि एसआरए को बिहार पीसीएसजे में कोई बहुत ज़्यादा तवज्जो तो नहीं दी गई है, इसको माइनर एक्ट की संज्ञा में ही रखा गया है, लेकिन इसको भी छोड़ा नहीं जा सकता है। अगर मैं आपके साथ सवाल नंबर 1 के बारे में बात करता हूं तो यहाँ पर सवाल आपसे पूछा गया है कि जो आपका स्पेसिफिक रिलीफ है कैन बी ग्रांटेड, ये किन परिस्थितियों में ग्रांट किया जा सकता है। तो आमतौर पे इसका जो सही जवाब है वो बात करता है इंडिविजुअल सिविल राइट्स, क्योंकि पीनल लॉज के लिए ऑलरेडी हमारे पास आईपीसी है, सिविल लॉ के लिए ऑलरेडी हमारे पास सीपीसी है, पीनल लॉ के लिए ऑलरेडी वी हैव आईपीसी एंड द अदर एक्ट। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल सिविल राइट्स की बात करते हैं तो उसी के लिए एसआरए का एग्जीक्यूशन बहुत ही नेसेसरी होता है, या उसी के लिए इसको इन्फोर्स किया भी जा सकता है। उसके बाद अगर हम सवाल नंबर 2 पर आते हैं तो आपसे ये पूछा गया है कि व्हाट इज़ ट्रू अबाउट स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, यानी कि एसआरए के बारे में क्या सही है। क्या ये प्रोसीजरल लॉ है? बिल्कुल सही है। इट सप्लीमेंट्स द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, क्या ये सीपीसी के लिए एक सप्लीमेंट का काम करता है? बिल्कुल सही है। इट इज़ फाउंडेड ऑन इंग्लिश लॉ, क्या इसका आधार इंग्लिश लॉ है? बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपको उसके तीनों के तीनों जवाब सही देखने को मिलते हैं, तो इस आधार पे जो विकल्प डी है वो आपका बिल्कुल मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर माना जाता है। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं कि द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 आमतौर पे ये क्या है, एग्जॉस्टिव है, एग्जॉस्टिव रिलेटिंग टू ऑल काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ है, या नॉन एग्जॉस्टिव है। तो ये जो एक्ट है आपका नॉन एग्जॉस्टिव है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग सवाल नंबर 4 पर आते हैं तो ये बात करता है कि द रेमेडी दैट अ कोर्ट ऑफ जस्टिस में अफोर्ड टू सम एक्चुअल और एप्रीहेंडेड रॉन्ग और इंजरी इज कॉल्ड। तो आमतौर पे ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है रिलीफ के रूप में, क्योंकि यहाँ पे कोर्ट ऑफ जस्टिस मैक्स टू मैक्स आपको क्या कर सकता है, रिलीफ ही ग्रांट कर सकता है, और वो चीज़ें एसआरए के अंदर आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद जब हम सवाल नंबर 5 पर आते हैं तो आमतौर पे आपसे ये पूछा जा सकता है कि ग्रांटिंग ऑफ डिक्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंसेज, यानी कि एसआरए के संदर्भ में जब हम बात करते हैं डिक्री को ग्रांट करने की, तो क्या वो डिस्क्रिशन होता है या वो एब्सोल्यूट होता है। तो जवाब होगा कि वो डिक्री आपकी प्रॉपर एब्सोल्यूट होती है, आप उसको जैसे चाहें यूज़ कर सकते हैं एज पर द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट। उसके बाद जब हम अगले सवाल पर आते हैं तो ये बात करता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफिक रिलीफ कैन बी ग्रांटेड अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। तो आमतौर पे अगर आप किसी प्रॉपर्टी के पोजीशन की रिकवरी की बात कर रहे हैं वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा, अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा, अगर आप किसी इंस्ट्रूमेंट के रेटिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम लोग आपके अगले सवाल पर आते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफिक रिलीफ कैन बी ग्रांटेड अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। आमतौर पे एसआरए के अंदर वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि खास तौर पे आपको दी जा सकती है। तो क्या वो बात रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है या कैंसलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट की बात करता है। तो ये दोनों ही परिस्थितियों में आपको देखने को ईजिली मिल सकता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स
आर करेक्टली मैच्ड। तो अगर हम रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो ये आपको 27 से लेकर 30 में देखने को मिलता है। कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो ये आपको 31 से लेकर 33 तक देखने को मिलता है। अगर हम लोग डिक्लेरेटरी डिक्री की बात करते हैं तो ये आपको 34 से लेकर 35 में देखने को मिलता है, और ये चारों विकल्प आपके बिल्कुल पूर्णतया सही है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि ऑब्लिगेशन मतलब दायित्व जो शब्द है ये आपका कहाँ पर डिफाइन किया गया है, तो यह आपके एसआरए के ही सेक्शन 2 के सब क्लॉज ए में इसको डिफाइन किया गया है। ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग अगले सवाल पर आते हैं कि एन इंस्ट्रूमेंट वेयर बाई द डेस्टिनेशन और डिवोल्यूशन ऑफ सक्सेसिव इंटरेस्ट इन मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी इज डिस्पोज्ड ऑफ और इज अग्रीड टू डिस्पोज्ड ऑफ इज कॉल्ड। तो आमतौर पर ये क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है एक प्रकार से सेटलमेंट। उसके बाद अगर आपके अगले सवाल पर आते हैं, सवाल नंबर 11, तो ये आपसे पूछता है कि सेटलमेंट को कहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो एसआरए के ही एक्ट में ये सेटलमेंट आपको सेक्शन 2 के सब क्लॉज बी में देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम लोग सवाल नंबर 12 की बात करते हैं तो एवरी पर्सन या बात करता है ट्रस्ट का मतलब क्या होता है। तो एवरी पर्सन होल्डिंग प्रॉपर्टी इन ट्रस्ट, यानी कि अगर कोई व्यक्ति विश्वास के दायरे में किसी प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखता है तो आमतौर पे उसको हम लोग ट्रस्टी कहते हैं, और ट्रस्टी के ही बारे में यहाँ पर सवाल आपसे पूछा गया था। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि द ऑब्जेक्शन एज टू द मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट फॉर डिक्लेरेशन विदाउट फर्दर रिलीफ, ये किस बारे में बात करता है। तो ये बात करता है कि जो भी आपको डिक्लेरेशन करना है मस्ट बी टेकन एट द अर्लीस्ट स्टेज, क्योंकि बाद में उसका कोई ऑब्जेक्ट आई डोंट थिंक सो कि निकल कर आता होगा। उसके बाद अगर हम लोग अगले सवाल पर आते हैं, सवाल नंबर 14, तो ये बात करता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द एसआरए मैंडेट्स दैट स्पेसिफिक रिलीज is to be granted only for the enforcing individual civil rights and not enforcing penal laws। अगर आप इस सवाल के जवाब को देखेंगे तो इसका जवाब आपको बताता है सेक्शन 4 में, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड कि एसआरए सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल के सिविल राइट्स के प्रोटेक्शन की बात करता है, इसका पीनल लॉ से कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं कि द वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस यूज्ड इन द एसआरए बट नॉट डिफाइंड इन द एक्ट हैव मीनिंग एज डिफाइंड इन। अब आमतौर पे अगर एसआरए के अंदर किसी शब्द का जिक्र किया गया है लेकिन एसआरए के इंटरप्रिटेशन क्लॉज में उस शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, तो आप उसका मतलब किस एक्ट से गवर्न करेंगे, तो वो एक्ट आपका कहलाएगा द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। उसके बाद जब हम लोग सवाल नंबर 16 पर आते हैं तो ये बात करता है कि द प्रोविजन ऑफ द एसआरए आर फाउंडेड मोर ऑन। अब सवाल यहाँ पर ये है, क्या ये जूरिस्प्रूडेंस के ऊपर आधारित है, मॉरलिटी के ऊपर आधारित है, या पब्लिक पॉलिसी के ऊपर आधारित है। तो आमतौर पर ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको पब्लिक पॉलिसी के ऊपर ही देखने को मिलता है। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इज एन एक्ट, और ये किस बारे में बात करता है, ये बात करता है टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू सर्टेन काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ। और ये जो सवाल नंबर 17 है, ये सवाल को अगर आप देखेंगे तो ये आपके प्रियम्बल से सवाल पूछा गया है, और नंबर ऑफ टाइम्स मैंने आप लोगों को कहा है कि अब वो ज़माना गया कि जब प्रियम्बल सिर्फ संविधान से ही पूछा जाता था। अब किसी भी एक्ट के प्रियम्बल या उसके ऑब्जेक्ट को लेकर भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि जो आपका एसआरए है इसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ पर है, तो आमतौर पर ये आपको संपूर्ण भारतवर्ष पर आपको देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम इसके एग्जिस्टेंस या इसके इन्फोर्समेंट डेट की बात करते हैं तो एसआरए जो है वो आपका इन्फोर्स हुआ था 1 मार्च सन 1964 को। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग ऑब्लिगेशन की बात करते हैं कि ऑब्लिगेशन को कहाँ पर आपका डिफाइन किया गया है, तो यह आपका डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 के सब क्लॉज ए में और आपके स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि ऑल अदर वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस यूज्ड हियर इन बट नॉट डिफाइंड एंड डिफाइंड हैव द मीनिंग असाइंड टू देम इन द एक्ट, तो ये किस बारे में बात कर रहा है। तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आमतौर पे इसका भी मतलब आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से ही लेने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड हियर इन नथिंग इन दिस एक्ट शैल बी डीम्ड, तो आमतौर पे इसका जिक्र आपको देखने को मिलता है टू डिप्राइव एनी पर्सन ऑफ एनी राइट टू रिलीफ अदर दैन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस विच ही मे हैव अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट टू अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 ऑन डॉक्यूमेंट्स, और ये आपको दोनों में ही देखने को मिलता है, यानी कि विकल्प ए और बी दोनों आपके सही हैं। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं कि स्पेसिफिक रिलीफ टू बी ग्रांटेड फॉर इन्फोर्सिंग,
जाहिर सी बात है ये सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल सिविल राइट्स की ही बात करेगा, तो आपको बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगले सवाल में आपसे ये पूछा गया है कि एसआरए के अंदर क्या क्या चीज़ आपको देखने को मिलती है, या एसआरए को ओवरऑल कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे आपको टोटल 3 भाग देखने को मिलते हैं, 8 अध्याय देखने को मिलते हैं और 42 सेक्शंस भी आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि ऑब्लिगेशन, तो चलिए आपको बताया गया है सेक्शन 2 के अंदर क्लॉज ए में। अब सवाल यहाँ पर यह है कि ऑब्लिगेशन का तात्पर्य क्या होता है, या ऑब्लिगेशन से आप समझते क्या है। तो ऑब्लिगेशन का मतलब यहाँ पर कहा गया है कि एवरी ड्यूटी इनफोर्सेबल बाय द लॉ, यानी कि हर वो ड्यूटी जो कि लॉ के द्वारा इन्फोर्स की जाती है, आमतौर पर आप लोग उसको ऑब्लिगेशन के नाम से ही जानते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 इनएक्टेड ड्यू टू रिकमेंडेशन ऑफ द, किस कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर इसको रिकमेंड किया गया था, तो ये रिपोर्ट है आपकी 9th। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आपका क्या है, तो ये आमतौर पे आपका पब्लिक लॉ है, प्राइवेट लॉ है, या क्या है। अब आमतौर पे आप लोगों को पता है कि ये आपका पब्लिक लॉ है। अब यहाँ पे जो विकल्प सी दिया गया है, अगर आप उसको थोड़ा सा बारीकी से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ओनली बी बट नॉट ए का जिक्र किया गया है। तो इस आधार पे जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है वो आपका ए भी हो सकता था और आपका सी भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि सी को थोड़ा सा डिटेल में इन्होंने एक्सटेंड किया है, तो यहाँ पे सी वुड बी मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर एज पर माई ओपिनियन। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि ट्रस्ट का मीनिंग आपके इस एक्ट में कहाँ पर डिफाइन किया गया है, तो सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन ट्रस्ट एक्ट को अगर आप खोलकर देखते हैं तो वहाँ पर आपको ट्रस्ट की परिभाषा को साफ तौर पर बताया गया है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि द प्रोविजन ऑफ एसआरए आर फाउंडेड ऑन, तो आमतौर पे इसका जो कॉन्सेप्ट है वो किसके ऊपर फाउंड है, जाहिर सी बात है पब्लिक पॉलिसी के ऊपर फाउंड है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने अलग अलग जगह पर पब्लिक पॉलिसी को 3 से 4 बार देख लिया। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 30 की, तो द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 एक्सटेंड्स टू, फिर से वही सवाल आपका आता है और ये आपका संपूर्ण भारतवर्ष के ऊपर अप्लाई होता है, इसमें कहीं कोई सोचने और दिक्कत की बात आपको नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं कि रिलीफ ऑफ डैमेज और कंपनसेशन आर कवर्ड अंडर, तो आमतौर पे ये आपका कवर्ड किया जाता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत। तो हर जगह आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को ही शामिल करने की कोशिश मत करिएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि ये सवाल आपके एमसीक्यू में आया है, वो भी एसआरए के, तो इट डजंट मीन कि इसका जवाब आपको एसआरए ही देखने को मिलेगा। माइट भी पॉसिबिलिटी कि एग्जामिनर आपसे कुछ और एंगल से सवाल को पूछ रहा हो, तो इसका बेस्ट आंसर आपको देखने को मिलता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं कि द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 डील्स विद, तो आमतौर पे ये डील किससे करता है, तो ये बात करता है इक्विटेबल रेमेडीज़ के बारे में। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट केम इनटू फोर्स, ये आपका फोर्स में कब आया, तो ये आया आपका 1 अक्टूबर सन 2018, और यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये आपसे अमेंडमेंट वाले इन्फोर्समेंट डेट को लेकर सवाल पूछ रहा है। उसके बाद अगर हम लोग सवाल नंबर 34 पर आते हैं, तो ये बात करता है कि अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन कैन बी फाइल्ड। अगर आप इस सवाल के जवाब को देखते हैं तो इसका सही जवाब होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ चल एंड अचल संपत्ति, यानी कि मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं अ सूट फॉर द रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ एंड अनमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 6 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, अब आमतौर पर इसका मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, तो ये बात करता है प्राइवेट इंडिविजुअल ओनली, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि भाई मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे राइट्स का हनन हुआ है, सो दैट व्यक्ति इज हैविंग अ राइट टू फाइल अ सूट, बट ओनली अ प्राइवेट इंडिविजुअल, नॉट अदरवाइज। उसके बाद जब हम लोग अगले सवाल पर आते हैं, तो अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 36, और जो बात करता है बर्डन टू प्रूव एडवर्स पोजीशन। अब इसका तात्पर्य आपको क्या देखने को मिलता है, तो ये बात करता है डिफेंडेंट के ऊपर, यानी कि डिफेंडेंट को ये प्रूव करना है कि एडवर्स पोजीशन चल रहा है, अदरवाइज प्लेंटिफ को ज़्यादा प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं कि एन ऑर्डर और डिक्री अंडर सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट, तो आमतौर पे जो आपका सेक्शन 6 से किस बारे में बात करता है, अपील को लेकर बात करता है, रिव्यू को लेकर बात करता है, या दोनों को ही लेकर बात नहीं करता है, तो जाहिर सी बात है ये आपका ना तो अपील को लेकर बात करता है, ना ही आपका रिव्यू को लेकर बात करता है। उसके बाद जब हम लोग सवाल नंबर 38 पर आते हैं, तो ये बात करता है आपसे कि आमतौर पे बताइए अ सूट फॉर पोजीशन अंडर सेक्शन 6 ऑफ एसआरए कैन बी फाइल्ड विद इन। तो आमतौर पे जो सवाल अभी हम लोगों ने पीछे किया था, ये स्पेसिफिक पोजीशन की बात कर रहा है सेक्शन 6, और इसी को लेकर भी थोड़ी देर पहले सवाल नंबर 37 आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया था।
तो मान लीजिए कि अगर स्पेसिफिक पोजीशन की बात की जा रही है तो सूट आपको कितने मंथ के अंदर या कितने दिन के अंदर फाइल करना है, तो पीरियड आपको दिया गया है 6 मंथ का। उसके बाद अगर हम लोग बात करें सवाल नंबर 39 पे, तो द क्वेश्चन ऑफ टाइटल इज, तो टाइटल का जो सवाल है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, तो आमतौर पर सेक्शन 6 के अंदर टाइटल आपका इररिलेवेंट मैटर होता है, इसका मैटर सिर्फ पोजीशन से डील किया जा सकता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि जो आपका सेक्शन 7 है ये किस बारे में आपसे बात करने की कोशिश करता है, तो सेक्शन 7 की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये रॉन्गफुल टेकिंग ऑफ द प्रॉपर्टी की बात कर सकता है, ये रॉन्गफुल डिटेनिंग ऑफ द प्रॉपर्टी की बात कर सकता है, इवन कि डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी की भी बात कर सकता है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में ये ना तो मनी और करेंसी को लेकर कोई बात करेगा। उसके बाद अगर हम लोग अगले सवाल पर आते हैं कि अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट द प्लेंटिफ does not have substituting right to claim any subsequent transactions relating to their property, और ये जवाब आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं कि इन सेटलमेंट ऑफ द डिस्पोजल इज टू टेक अफेक्ट, आमतौर पे जो सेटलमेंट आपका किया जा रहा है उसका डिस्पोजल अगर हम लोग बात करते हैं तो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द सेटलर, यानी कि जब तक वो सेटलर जीवित है उसी के जीवन काल में आप कर सकते हैं तो कर लीजिए, अदरवाइज बाद में करने का विकल्प आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं अ पर्सन इंटाइटल्ड टू द पोसेशन ऑफ स्पेसिफिक मोड प्रॉपर्टी मे रिकवर इट इन द मैटर प्रोवाइडेड द, अब सवाल ये है कि जब आप इसको देखते हैं तो इसका जवाब आपको देखने को मिलेगा CPC में, यानी कि द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। उसके बाद अगर आपसे अगले सवाल के बारे में बात की जाए कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज एक्सप्लेन्ड दैट पोसेशन इज अ वेरी वाइटल रिलेशनशिप विच नीड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम एवरी सिस्टम ऑफ लॉ, तो आमतौर पर ये जो कथन है ये कथन आपका किसका है, तो अगर आप इस ओवरऑल कथन को देखते हैं तो आपको ये पता चलता है कि ये कथन जॉन ऑस्टिन के द्वारा कन्वे किया गया था। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि पोजीशन आपका किस प्रकार का राइट है, तो ये बात करता है एक प्रकार का हेरिटेबल एज वेल एज ट्रांसफरेबल, यानी कि दोनों ही राइट्स के अंदर आपको पोजीशन देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम लोग इसके अगले सवाल पर आते हैं तो आपको देखने की ज़रूरत है अ पर्सन क्लेमिंग टाइटल टू अ सूट प्रॉपर्टी ऑल्सो सेट अप अ प्ली ऑफ एडवर्स पोजीशन, और ये आपसे क्या कहता है, तो अगर मैं देखूं तो ये कहता है कि बोथ प्लीज आर अल्टरनेटिव एंड परमिसिबल, यानी कि विकल्प आपके पास दोनों हैं और ये परमिट भी कोर्ट के द्वारा किया जा सकता है। उसके बाद जब हम लोग सवाल नंबर 47 पर आते हैं तो ये बात करता है कि सेक्शन 6 का क्लॉज 4 bars the person from suing to establish his title to a property regarding which an order or decree is passed under section 6 clause 1 of the SRA. The statement is, तो इस स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, तो ये स्टेटमेंट आपका प्योरली फॉल्स है। उसके बाद जब हम लोग देखें कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द SRA प्रोवाइड्स अ सूट फॉर इजेक्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द टाइटल, तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है आपके ज़्यादातर सेक्शन 5 के तहत। तो ये आपके SRA का पार्ट 1 का वीडियो है जहाँ पर मैंने आपके साथ 1 से लेके 48 तक के सवालों को डिस्कस किया है। इसी का पार्ट 2 आपके साथ बहुत ही जल्द शेयर किया जाएगा जिसके अंदर आपको इसके बाकी के भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि अब अगर आप लोग MCQ सॉल्व कर रहे हैं तो द मोमेंट आपके सामने कोई सेक्शंस आता है, द मोमेंट आपको पता चलता है कि इसका जवाब इस सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा, तो इट्स बेटर कि लगे हाथों आप उस सेक्शंस को भी एक बार गो थ्रू कर लीजिए ताकि कोई कन्फ्यूज़न की स्थिति पैदा ना हो, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि जो उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ वो भी तो गलत हो सकते हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक हमारे हैंड पे भी हो सकती है, लेकिन अगर हम अल्टीमेट नुकसान देखें तो वो कहीं ना कहीं आपका ही होगा। तो अपने लेवल पे भी आपको थोड़ा सा क्यूरेटिव रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है और चीज़ों को क्रॉस चेक करने की भी ज़रूरत है। तो थैंक यू सो मच, आप सभी का अपना प्यार और विश्वास टारगेट फॉर IQ पे बनाए रखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत